डॉक्टर इरशाद अली खान, सहचार्य राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक द्वारा बताए गए उनका अध्ययन करेंगे। उसके साथ में सामाजिक समझौता और राज्य का भी अध्ययन करेंगे। यानी कि लॉक के राजनीतिक विचारधारा में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महानतम योगदान है। यदि उसके दर्शन से अधिकारों को निकाल दिया जाए तो शासन पर दो निबंध अर्थहीन और व्यर्थ सिद्ध होगा। लॉक को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का सामर्थ्य होने के कारण जनता के प्राकृतिक अधिकारों को पोषक होना स्वाभाविक है। अतः उसने प्राकृतिक नियमों के अनुसार समानता के सभी मनुष्यों को जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया। साथ ही समानता के आधार पर मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को प्रतिपादन किया। फिलिप डॉयल का विचार है कि मानव समानता के इस विचार के आधार पर लॉक ने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी मनुष्य के कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं जिनका किसी दूसरे मनुष्य को अपहरण नहीं करना चाहिए। ये अधिकार जीवन, शरीर, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा है। यानी जैसे कि हम इस चार्ट में देखते हैं तो उसमें प्राकृतिक अधिकार 3 है। उसमें प्राकृतिक अधिकार का तीनों जो है मानव का सर्वांगीण विकास है। इसके कारण फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। यानी जीवन का अधिकार, यानी प्रकार में हम 3 प्रकार कह सकते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यानी जीवन का अधिकार के अनुसार, लॉक के अनुसार, आत्मरक्षा मानव की सबसे प्रबल आकांक्षा है। उसकी समस्त क्रियाओं को प्रेरित करने वाला मुख्य तत्व है। अतः आत्मरक्षा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन विवेकपूर्ण कार्यों को करता है वे सब उसके विशेष अधिकार हैं और प्राकृतिक नियमों के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं। लॉक के शब्दों में, चाहे हम विवेक तत्व का अनुसरण करें और यह मानने कि मनुष्य को जन्म लेते ही अपने जीवन रक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता है और फलस्वरूप जीवित रहने के लिए प्रकृति द्वारा उपलब्ध भोजन, पेय तथा अन्य वस्तुओं का उपभोग का अधिकार हो जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार में हॉब्स के लिए स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारी था, लेकिन लॉक इससे असहमत प्रकट करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना प्राकृतिक अधिकार। लॉक के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर इच्छा अनुसार अत्याचार कर सके तो स्वतंत्र कौन रह सकेगा? अपने शरीर, कार्य और संपूर्ण संपत्ति की अपने पर लागू विधानों की सीमा के अंदर अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्था करना, इस प्रकार दूसरों को स्वेच्छाचारिता के अधीन होकर अपनी इच्छा का अनुसरण करना ही स्वतंत्रता है। इस प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार से लॉक का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार केवल उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार जो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है। संपत्ति का अधिकार, लॉक ने शासन पर 2 निबंध के दूसरे खंड के 5वें अध्याय में बड़े ही विस्तार पूर्वक संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया है। लॉक ने राज्य निर्माण के सिद्धांत संदर्भ में संपत्ति का अर्थ इन शब्दों में किया कि अतः इन पर्याप्त कारणों के वशीभूत होकर वह ऐसे व्यक्तियों को जो संगठित हो या जिनमें अपने पारस्परिक जीवन, स्वतंत्रता और संपदा की जिन्होंने संपत्ति के सामान्य नाम से पुकारता हूँ, सुरक्षा के लिए संगठित होने की इच्छा ही ढूंढ कर उनके समाज में सम्मिलित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लॉक के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा, जैसे इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, भारत का स्वतंत्र संग्राम, आधुनिक राज्यों के निर्मित संविधानों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा इत्यादि पर हम ये देख सकते हैं कि इसका प्रभाव पड़ा है। इसके बाद में हम सामाजिक समझौता का अध्ययन करते हैं। यानी सामाजिक समझौते में यह है कि प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु ना तो यह व्यवहारिक है और ना ही इसमें स्थायी होने का कोई धारणा गारंटी दी जा सकती है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं हैं और इस अवस्था की कुछ कमियां हैं। इन असुविधाओं के कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति करता है। लॉक कहता है कि
व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। यानी कि लोक द्वारा जो संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत की विशेषताएं बताई गई है, उसमें यह है कि लोक में जैसे व्यापार, विशेष रूप से लोक के सामाजिक समझौते की व्यापार द्वारा निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई गई है। जैसे लोक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौता द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई है और दूसरे समझौते द्वारा शासक और शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है। समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। लोक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है। लोक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है और वह शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन करता है, क्योंकि शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्य के समझौते और सहमति पर आधारित होती है। अतः यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। यानी कि इसके अलावा भी लोक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना हुई और उसमें यह था कि सामाजिक समझौते की आलोचना में लोक के विचार अत्यधिक अस्पष्ट और विरोधाभास से युक्त है। एक ओर तो वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, वह सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। दूसरी ओर सरकार को ट्रस्टी मानकर जनता को क्रांति का अधिकार प्रदान करता है। लोक द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रभुत्व सत्ता संपन्न न होकर मर्यादित है। लोक द्वारा प्राकृतिक अवस्था को अत्यंत सुखमय और शांतिमय बताया गया है। यदि प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी थी तो समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? लोक द्वारा प्रतिपादित समझौते का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। यह समझौता वैज्ञानिकता और तथा तार्किकता से दूर है। यानी लोक प्रथम, हम कह सकते हैं इस संदर्भ में कि लोक प्रथम राजनीतिक विचारक हैं जो मानव के मौलिक अधिकारों के संबंध में अपने मौलिक विचार व्यक्त करता है। उसने प्राकृतिक अधिकार के आधार पर जीवन, स्वतंत्रता और तथा विद्रोह के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। लोक द्वारा राज्य के दैवीय अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की गई। इसके स्थान पर उसने वैधानिक सरकार का समर्थन किया गया है। यद्यपि उसके सामाजिक संबंधित विचारों में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है, लेकिन इसी आधार पर उसके विचारों को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि लोक का जो प्राकृतिक अधिकार और ये दोनों हैं, उसमें जैसे इन्होंने ये कहा कि आदर्श सरकार के कार्य और उसकी सीमा यानी राज्य जो संबंधित है उससे संबंधित, तो हम ये कह सकते हैं कि लोक के सामाजिक समझौते की एक विशेष बात यह रही कि जिस यंत्र द्वारा सरकार अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करती है वह लोक संविदा कहकर नहीं पुकारता, वरन वह उसे ट्रस्ट या धरोहर कहता है। हार्मोन ने लिखा कि लोक की इस ट्रस्ट की धारणा के अनुसार सरकार को जनता के प्रति अधिकार प्राप्त नहीं है, सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य ही हैं। वाहन जो लिखता है इसी संबंध में कि संविदा के स्थान पर ट्रस्ट की धारणा को अपनाकर लोक न केवल सरकार के ऊपर जन नियंत्रण की व्यवस्था करता है, वरन वह एक उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है, वह है अनुभव के आधार पर उस नियंत्रण का दिन प्रतिदिन प्रसारण। लोक का कथन है कि मनुष्य के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। यानी कि लोक ने विशेष रूप से सरकार के कार्य बताए हैं, 3 कार्य बताए: व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्यायिक कार्य। यानी प्राकृतिक अवस्था में निश्चित कानूनों का अभाव, जैसे व्यवस्थापिका संबंधी कार्य में प्राकृतिक अवस्था में निश्चित कानून का अभाव था, प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं थी, अतः इसके लिए सरकार का गठन किया गया। इस तरह सरकार का प्रथम कार्य प्राकृतिक कानून की व्याख्या करना और जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता के प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था करना है। कार्यपालिका संबंधी कार्य के बारे में लिखता है, लोग सरकार को अपने समुदाय और नागरिकों की रक्षा करने, युद्ध की घोषणा करना, शांति की स्थापना करने और दूसरे राज्य से संधियां करने जैसे कार्य को करना है। लोग इस कार्यपालिका का कार्य मानते हैं। आजकल की भाषा में इसे कार्यपालिका संबंधी कार्य में सम्मिलित किया जाता है। न्याय कार्य में सरकार एक ऐसी निष्पक्ष सत्ता की व्यवस्था करती है जो निश्चित कानूनों के आधार पर लोगों के बीच होने वाले सभी झगड़ों का निपटारा कर सके। यह कार्य न्यायपालिका करती है, इससे ही न्यायिक कार्यों की संज्ञा दी जाती है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का इन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया और
इसमें यानी शक्ति प्रतिक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या भी इन्होंने की थी। यानी हम कहते हैं कि लोक के राज्य का जो विशेषताएं हैं उसमें विशेष रूप से लोक के जो पहला है, हम कह सकते हैं कि यानी लोक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा हुई। प्राकृतिक जीवन की असुविधाएं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया। प्राकृतिक व्यवस्था में 3 बड़ी कमियां थी। प्राकृतिक कानून अस्पष्ट थे, निष्पक्ष न्यायाधीश और कानून क्रियान्वयन करने वाले शासन सत्ता का अभाव था। इन अभावों की पूर्ति करके व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना ही राज्य का प्रधान लक्ष्य है। अतः लोक के अनुसार समझौता द्वारा निर्मित राज्य 3 कार्य करता है, जैसे अभी मैंने पहले बताया, जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लोक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की उसके द्वारा अपने ग्रंथ में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए उनके आधार पर राज्य की विशेषताओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों से हम कर सकते हैं। जैसे राज्य जन कल्याण का एक साधन है। यानी लोक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र एक साधन की स्थिति प्रदान की गई। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। वह बार बार इस बात पर बल देता है कि शासन का लक्ष्य समुदाय की भलाई के लिए करना है, यानी गुड ऑफ कम्युनिटी करना है। वस्तुतः राज्य रूपी यंत्र का निर्माण उसके नागरिकों की भलाई के लिए हुआ है। आदर्शवादी विचारकों की भांति लोक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता। वह तो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है। राज्य सहमति पर आधारित है, यानी कि लोक का राज्य जन सहमति पर आधारित। लोक ने समझौते में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया है जो समुदाय राज्य निर्माण के संबंध में सहमत है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते अपनी प्राकृतिक अवस्था पूर्ववर्त बने रहते हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि जो लोग समझौते में शामिल होते हैं वे सर्वसम्मति से राज्य का निर्माण करते हैं। सीमित सत्ता वाला राज्य है ना, सीमित और मर्यादित राज्य, यानी कि लोक का राज्य सीमित और मर्यादित है, ना कि निरंकुश। लोक का राज्य निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा तो यह है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है। दूसरी यह है कि राज्य को यह सत्ता का अधिकार न्यास ट्रस्ट के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिया गया है। लोक के मतानुसार मनुष्य द्वारा राज्य के निर्माण का उद्देश्य संपत्ति का संरक्षण है। अतः राज्य कभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता, कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो इस मूल उद्देश्य के प्रतिकूल। राज्य तो इस उद्देश्य के रूपी न्यास का संरक्षक है। ट्रस्ट और ट्रस्टी में यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियां सीमित है और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज का अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। उदाहरणतः यदि किसी व्यक्ति को धर्मशाला या मंदिर बनवाने के लिए रुपया दिया जाता है तो वह इसका व्यय मनमाने ढंग से किसी तीसरे कार्य में नहीं कर सकता। इसी प्रकार राज्य अपनी समुची शक्ति और अधिकारों का प्रयोग केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और हित के लिए कर सकता है। जिस धन का दुरुपयोग करने पर ट्रस्टी को अपना पद से हटा दिया जाता है, उसी तरह राजसत्ता भी यदि अपने अधिकारों कर्तव्यों का पालन न करे तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। संवैधानिक राज्य यानी वैधानिक राज्य के बारे में, लीगल और कॉन्स्टिट्यूट राज्य के रूप में, उसमें यह है कि मनमाने ढंग से राज्य नागरिकों के अधिकारों, रक्षा और हितों के लिए कार्य कर सकता है। जिस प्रकार धन का दुरुपयोग करने पर ट्रस्टी को अपने इस तरह की राजसत्ता भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन न करे और उसे पदच्युत कर सकते हैं। वैधानिक राज्य के बारे में, लोक वैधानिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने ढंग से शासन को नहीं। लोक की मान्यता है कि जहाँ मनुष्य अनिश्चित, अज्ञात और स्वच्छता इच्छा के अधीन रहते हैं वहाँ उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव शासन का संचालन उद्घोषित, ज्ञात और स्थायी कानूनों द्वारा होना चाहिए, न कि बिना पूर्व योजनाओं के तत्क्षणकृत आज्ञाप्तियों द्वारा। यानी इसके बाद में सेशन राज्य के बारे में भी कहता है। लोक के राज्य की एक अन्य विशेषता सहिष्णुता है। उसका राज्य एक धर्म सहिष्णु राज्य है जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। वह विभिन्न मतों का आदर करता है। उसके मतानुसार धार्मिक विश्वास व्यक्ति के अंतरात्मा का विषय और नागरिक सत्ता का संबंध सिर्फ बाहरी बातों से, अंतरात्मा से नहीं। लोक की मान्यता है कि राज्य में विभिन्न धर्मावलंबियों के रहने से उसकी एकता नष्ट नहीं होती। राज्य की एकता तो तब खतरे में पड़ जाती है जब राज्य द्वारा बलपूर्वक जन समुदाय पर धार्मिक एकरूपता लादने का प्रयास किया जाता है। फेजर
फ्रेजर के शब्दों में धार्मिक स्वतंत्रता विषयक लाख का दार्शनिक संरक्षण सामाजिक राज्य व्यवस्था को उसके योगदानों में सबसे अधिक व्यापक है। यानी कि यह सम्मान है कि लोग धार्मिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक, तथापि उसके अनुसार दो अपवाद है। प्रथम, राज्य को किसी ऐसे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध बल प्रयोग का अधिकार है जिसके से गतिविधियां अव्यवस्था पैदा करती है। द्वितीय, राज्य कैथोलिक, मुसलमानों, नास्तिकों के प्रति सहिष्णु नहीं रहेगा। कैथोलिक के प्रति लोग की असहिष्णुता का कारण उसकी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा है। मुसलमान उसके मत में ऐसे नैतिक नियम बनाते हैं जो अंग्रेजी सभ्यता के प्रतिकूल है, और नास्तिकों से वह इसलिए घृणा करता है कि वे ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। निषेधात्मक राज्य के बारे में भी कहता है कि लोग के राजनीतिक दर्शन में राज्य का कार्य निषेधात्मक है, और राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने का कोशिश करता है जो प्राकृतिक व्यवस्था में थी। वह केवल सुरक्षा व्यवस्था, न्याय के 3 कार्य करता है। इसके अतिरिक्त लोगों को शिक्षा देने, स्वास्थ्य सुधारने, उन्हें सुसंस्कृत और नैतिक बनाने का कार्य कोई राज्य नहीं कर सकता। वह नागरिकों की संपत्ति पर भी मनमाना नहीं लगा सकता, क्योंकि संपत्ति की रक्षा के लिए ही राज्य की स्थापना हुई है। निषेधात्मक होने पर भी लोग का राज्य एक परिवर्तक या परिवर्तन का वाहक है, जो कि स्वार्थ को परमार्थ में बदलने का कार्य करता है। यद्यपि वह नागरिकों के चरित्र को नहीं बदलता, तथापि वह उन्हें उस प्रकार के आचरण को अपनाने की प्रेरणा देता है जिस प्रकार के आचरण की अपेक्षा ईश्वर को मनुष्य से रहती है। लॉक के राज्य संबंधी विचारों की विशेषताओं से राज्य के उदारवादी स्वरूप की झांकी मिलती है। लॉक का राज्य उदारवादी क्योंकि वह जन सहमति पर आधारित है, वह जन कल्याण का एक साधन है, वह सीमित है, वह वैधानिक और सहिष्णु निषेधात्मक है। यानी क्रांति का भी अधिकार लोक देता है, और उसमें राज्य यानी कि लोक के अनुसार राज्य का निर्माण लोकहित के कुछ विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः राज्य की शासन की शक्ति सीमित है, उसे एक न्यास्य के रूप में ही यह शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्य और शासन की यह शक्ति जन सहमति पर आधारित है। लोक के अनुसार जब जनता यह अनुभव करे कि व्यवस्थापिका सरकार उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो जनता को यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है कि वह उसे हटा दे या बदल दे। इसी आधार पर उसे क्रांतियों का दार्शनिक यानी फिलोसफर ऑफ रिवोल्यूशंस भी कहा जाता है। यह तथ्य है कि लॉक ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए किया था। लॉक ने सरकार के रूपों का उल्लेख संक्षिप्त में किया और वास्तव में वह सरकार के रूपों की अपेक्षा इन सिद्धांतों को अधिक महत्व देता है जिन पर सरकार आधारित हो। जब तक सरकार जनता की सहमति पर आधारित है, तब तक लॉक के अनुसार प्रत्येक प्रकार की सरकार उचित है, तो भी वह सरकार के 3 रूपों का उल्लेख करता है, जैसे मैंने पहले बता दिया। फिर भी उसने इसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उसमें लॉक ने अपने शासन के 2 निबंध के दूसरे खंड में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला। सरकार के कार्यों को उल्लेख करने के पश्चात लोक सरकार के 3 अंगों की बात करता है। साथ ही वह इस बात पर भी बल देता है कि सरकार के अंगों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। उसका मत है कि यदि सरकार के 3 अंग एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हों तो तानाशाहीपूर्ण व्यवहार करेंगे, तथा जिसका प्रभाव नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकारों पर पड़ेगा। वह अपने स्वेच्छानुसार कानूनों का निर्माण करके व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास करता है, जो किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सरकार के अंगों को पृथक्करण होना चाहिए ताकि तीनों अंग सही ढंग से अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। लोक व्यवस्थापिका की कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथक करने की आवश्यकता बल देता। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण नहीं होने देना चाहता था। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक ने सरकार और राज्य की व्याख्या की, और उसके साथ में उसने सरकार के रूपों की भी व्याख्या की थी, और उस रूपों में लोक ने सामान्यतः जनतंत्र का समर्थन किया, क्योंकि उसका विचार है कि जन इच्छा का सर्वश्रेष्ठ रूप में पालन जनतंत्र में ही संभव है। परंतु वह कोई जनतंत्रवादी नहीं था। उसका विश्वास था कि संवैधानिक राजतंत्र उसका आशय है कि राज्य के प्रधान के रूप में सीमित शक्तियों वाला सम्राट हो, किंतु विधायी और प्रशासनिक विषयों पर अंतिम नियंत्रण की शक्ति जनप्रतिनिधि को प्राप्त हो। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा इंग्लैंड में लगभग ऐसी व्यवस्था स्थापित हो गई थी। यानी ये जो थे, कुल मिलाकर जॉन लॉक ने एक अच्छी व्यवस्था यानी व्यक्तिवादी के अलावा उदारवादी व्यवस्था की भी व्याख्या की। हम आगे अध्याय में उदारवाद और व्यक्तिवाद का
अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।